हेलो एंड वेलकम टू मालूका आईएएस। शुरू करते हैं। आई होप कि आप सभी भी मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए कि आपको अप्रोच कैसी डेवलप करनी है और कैसे आपको एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट करना है। आज की जो डिस्कशन है उसको शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पर बात हो रही है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट फंड की। जो ये फंड है, फर्स्ट स्टेटमेंट इन्होंने इस फंड के बारे में बोला है कि इट इज़ एन ऑर्गन ऑफ नीति आयोग, ठीक है, एंड इट हैज़ ए कॉर्पस ऑफ 4 लाख करोड़ एट प्रेजेंट। सबसे पहले तो हम एलिमिनेशन टेक्निक के साथ ट्राई करते हैं। ये बोल रहे हैं कि नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, इट्स अ फंड, और स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि इट्स अ ऑर्गन ऑफ नीति आयोग। अब मुझे बताइए, अगर आपको पता है नीति आयोग का काम क्या है। नीति आयोग इज़ अ थिंक टैंक, और नीति आयोग ने हमने पहले के क्वेश्चंस में भी किया है कि नीति आयोग ने किसको रिप्लेस किया है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। अब जब हमें पता है कि नीति आयोग एक थिंक टैंक है, तो क्या हम उसे कोई फंड प्रोवाइड करवाएंगे कि इस फंड को नीति आयोग अपने अंडर रखेगा और उसको डिसबर्स करेगा। नीति आयोग का काम क्या है? नीति आयोग का काम है एडवाइजरी, इट्स अ थिंक टैंक। ये बताएंगे कि आपको पैसा लगाना कहाँ है। इसके तो मिनिमल चांस है कि ये जो फंड होगा वो भी इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये नीति आयोग के अंडर आएगा। नीति आयोग ये बताएगा कि ये फंड आपको कहाँ लगाना है, बट ये फंड टोटली नीति आयोग के अंडर नहीं आएगा। जब ये नीति आयोग के अंडर नहीं आएगा तो ये स्टेटमेंट हो जाता है रॉन्ग। अब हम बचते हैं 2 ऑप्शंस के साथ। फर्स्ट ऑप्शन इज सेइंग बी ओनली एंड सेकंड नाइदर 1 नॉर 2, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इट हैज़ ए कॉर्पस ऑफ 4 लाख करोड़। अब एलिमिनेशन टेक्निक के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी नंबर्स होते हैं दे आर इजी टू प्ले। यूपीएससी यहाँ पर भी खेलना चाहता है। अगर आप 100% श्योर हो कि आपको नंबर पता है तो आपको उसे करेक्ट मानना चाहिए, वरना अब आप ये इस टर्म्स में देखिए कि 4 लाख करोड़, क्या कोई फंड जो है अब इतना अनरियलिस्टिक अमाउंट का बनाया जाएगा? 4 लाख करोड़ बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाता है, और वो 4 लाख करोड़ क्या सिर्फ और सिर्फ हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देंगे? इतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अब आप ये बोलोगे कि क्योंकि मुझे पता है इसीलिए मैं 4 लाख करोड़ मुझे अनरियलिस्टिक लग रहा है, बट मैं आपको बता दूं कि जो एलिमिनेशन टेक्निक है ये 70 केसेस में आउट ऑफ 100 ये करेक्ट रहता है। और अगर आप एलिमिनेशन टेक्निक्स के थ्रू क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो तो ये इंटरनलाइज हो जाती है, और फिर आप भी उसी एक डायरेक्शन में सोचने लग जाते हो, और उसी डायरेक्शन में सोचोगे तभी आपका एप्टीट्यूड जो है वो प्रीलिम के रिगार्डिंग बन पाएगा। इसीलिए ये जो ऑप्शन है वो हो जाता है रॉन्ग। क्यों? क्योंकि ये 4 लाख जो है, पहला जो हमारा टेक्निक क्या बोलता है कि नंबर्स जो हैं डबली श्योर होना चाहिए आपको, तभी आप जो है इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। सेकंड बात ये है कि जो 4 लाख की जो अमाउंट है ये बहुत ज़्यादा है, अनरियलिस्टिक है। अगर आप बजट और इकोनॉमिक सर्वे को अच्छे से करते हो तो आपको पता होगा कि कितना अमाउंट डिसबर्स हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए। इसीलिए इस लिहाज से हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो भी रॉन्ग है। तो हमारा ऑप्शन आंसर आ जाता है डी, नाइदर 1 नॉर 2, ठीक है। हमने एलिमिनेशन टेक्निक के थ्रू इसको करने का ट्राई किया। आंसर इज नाइदर 1 नॉर 2। अब बात आ जाती है कि नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के अंडर आता है। ये कब बनाया गया था? ये बजट 2015 में बनाया गया था, और इसके लिए सिर्फ 40,000 करोड़ दिया था। 4 लाख करोड़ इतना अनरियलिस्टिक अमाउंट नहीं दिया था। यहाँ से एक और इनपुट आपके लिए ये निकल कर आता है कि बजट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर प्रीलिम। अभी जब फैब में बजट आएगा, इकोनॉमिक सर्वे आएगा, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको उनको कवर करना है। ये हमारा मेन पर्पस है कि हमें PYQs इस
मेन पर्पस के लिए हमें प्रैक्टिस करना है, सो दैट कि प्रीलिम आने तक हमारी जो अप्रोच है वो डेवलप हो जाए। ठीक है, तो CSET का कोर्स जो है हम लॉन्च करने वाले हैं, तो आप जल्दी से इनरोल कर लीजिए और नीचे दिए गए नंबर्स पे आप क्वेरी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। सबसे पहले वर्ड्स क्या बोल रहे हैं, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। एक ऐसा मिशन होगा जो कि ऑल इंडिया लेवल पर होगा, बिकॉज इट्स अ नेशनल। दूसरा किसके रिगार्डिंग होगा, न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग। ठीक है, इतना हमें समझ आया। अब स्टेटमेंट से उसको इंटरलिंक करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग टू क्रिएट अवेयरनेस रिलेटिंग टू माल न्यूट्रिशन, इट्स टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशन। सो इसके तो हाई चांसेस हैं कि माल न्यूट्रिशन जो है उसके लिए डायरेक्टेड ही हमारी अप्रोच होगी अमंग प्रेग्नेंट वेमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स। अब मुझे बताइए ये नेशनल न्यूट्रिशन मिशन क्या होगा फॉर, एक ये बोल सकते हो कि आप ये पॉजिटिव स्टेप होगा, पॉजिटिव आउटकम के लिए होगा। सो ये क्या है, इट इज़ पॉजिटिव। स्टेटमेंट हमारी क्या कह रही है, हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है रिलेटिंग टू माल न्यूट्रिशन। सो ये स्टेटमेंट भी कैसी है, ये स्टेटमेंट भी है पॉजिटिव। अब इस पर्टिकुलर स्कीम में ये पॉजिटिव स्टेटमेंट ये तो इंक्लूड की जाएगी ना, सो इसीलिए ये क्या हो जाता है, ये स्टेटमेंट हो जाता है करेक्ट, क्योंकि नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है, जनरल स्टेटमेंट है, इसी तरीके से आपको करना होगा। नेक्स्ट, टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ अनेमिया अमंग यंग चिल्ड्रन, एडोलेसेंट, गर्ल्स एंड विमेन। माल न्यूट्रिशन के लिए है, अनीमिया क्या है, बिगेस्ट एक थ्रेट हो सकता है न्यूट्रिशन के केस में। सो ये स्टेटमेंट भी हो जाएगी करेक्ट बिकॉज इट्स अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। नेक्स्ट, टू प्रमोट द कंजम्पशन ऑफ मिलेट, कोर्स सेरेल्स एंड अनपॉलिश्ड राइस। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट आ जाती है टू प्रमोट द कंजम्पशन ऑफ पोल्ट्री एग्स। अब मुझे बताइए आप क्या देना चाहते हो, न्यूट्रिशन। ठीक है, अब मिलेट और कोर्स ग्रेन्स सेरेल्स जो हैं अनाज, वो प्रॉपर एक फूड की रिक्वायरमेंट, एक पर्सन की फूड की रिक्वायरमेंट है। अब सिर्फ आप उसी के बेसिस पर चल रहे हो तो आपको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। न्यूट्रिशन के लिए यू वांट समथिंग एक्स्ट्रा, जो कि आपकी डाइट से एक्स्ट्रा हो, आपकी डाइट रिक्वायरमेंट से। अब मिलेट और जो कोर्स ग्रेन्स हैं ये नेसेसिटी है, एक ह्यूमन बीइंग जो है उसके लिए ये नेसेसरी हो जाता है कि आपको खाना खाना है। अब ये एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन में नहीं आते, आप समझ रहे होंगे कि डाइट रिक्वायरमेंट जो है उसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन चाहिए, और वो जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन है उसके लिए आपको यू वांट समथिंग एक्स्ट्रा, वो कहाँ से मिलेगा, पोल्ट्री एग से, जो कि ये पर्टिकुलर स्कीम में डायरेक्टली जो है मेंशन किया गया था। सो 4 जो है वो करेक्ट है। अब आप ये बोलोगे कि जो थर्ड है वो भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, हाँ माना वो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, बट मिलेट और कोर्स ग्रेन या अनपॉलिश्ड राइस जो है ये स्टेपल डाइट है। ये स्टेपल डाइट है, और जब ये स्टेपल डाइट है तो ये आ जाता है पीडीएस के अंडर, कि वहाँ पर हम राइस प्रोवाइड करवा रहे हैं, कोर्स ग्रेन्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो ये उसके अंडर आता है। इसीलिए नेशनल न्यूट्रिशन मीन्स जो है वो है कि आपको एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाने हैं। दैट्स वाई पॉजिटिव स्टेटमेंट है, बट ये अदर स्कीम्स के अंडर आती है, इसीलिए ये थर्ड स्टेटमेंट वो हो जाएगी रॉन्ग। सो हमारा आंसर आ जाएगा 1, 2 एंड 4। समझ रहे होंगे आप कि वही मैंने बोला कि जो एलिमिनेशन है ये 70 केसेस में जो है करेक्ट होगी, 100 के 100 केसेस में करेक्ट नहीं होगी, बट आपको इंटरलिंक करना होगा। जो थर्ड स्टेटमेंट है वो पीडीएस स्कीम से रिलेटेड है, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन में आपको एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाने हैं जो कि पोल्ट्री एग्स से मिलेंगे। सो आंसर हो जाता है सी 1, 2 एंड 4। चेक कर लेते हैं, दैट इज 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट लेट मी टेल यू कि प्रीलिम 2022 के लिए क्रैश कोर्स आ रहा है, जिसके फीचर्स जो है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो जितना जल्दी हो सके आप इनरोल कर लीजिए। नेक्स्ट
क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द विद्यांजलि योजना। वही है विद्यांजलि योजना, दैट मीन्स विद्या रिलेटेड टू एजुकेशन। अब एजुकेशन में तो प्राइमरी भी आ सकती है, सेकेंडरी भी आ सकती है, ठीक है, हायर एजुकेशन भी आ सकती है, ठीक है। अब विद्यांजलि योजना क्या बोल रही है? विद्यांजलि योजना हमसे पूछ रही है कि इनमें से कौन कौन सा उसका पर्पस होगा। एजुकेशन के अंडर ये 3 हेड आ सकते हैं। हायर एजुकेशन में हमने यूनिवर्सिटी एजुकेशन को इंक्लूड किया है। अब हमें ये देखना होगा कि जो विद्यांजलि योजना है उसमें इनमें से कौन से पर्टिकुलर हेड के ऊपर एक तरीके से ये टारगेटेड होगी। अब व्हाट द फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग, टू इनेबल द फेमस फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू ओपन देयर कैंपसेस इन इंडिया। अब विद्यांजलि योजना मीन्स वी कंसीडर इंडिया विद्या का सागर। जब हम इंडिया को विद्या का सागर कंसीडर करते हैं तो उस केस में इसके तो मिनिमल चांसेस होंगे कि हम ये चाहेंगे कि फॉरेन एजुकेशनल जो है वो आकर यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं। अब जब फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स यहाँ आकर इंडिया में आकर अपने कैंपसेस ओपन करेंगे तो अब हम ये बोल सकते हैं फिर वो उनका एजुकेशन कैसा होगा। फिर उनका एजुकेशन होगा कि जो उनके सिलेबस या उनकी अप्रोचेस उसके बेसिस पर होगा। विद्यांजलि में हम ये चाहते हैं कि जो एजुकेशन हो वो इंडिया से रिलेटेड हो, इंडिया के हिस्टोरिकल, कल्चरल और ये सब कुछ जो है वो प्राइमरी लेवल पर हो। क्योंकि ये बोला जाता है कि जो एक चाइल्ड होता है वो क्ले की तरह होता है, आप जैसे उसको मोल्ड करोगे वो वैसे मोल्ड हो जाएगा। तो अब अगर आप उसको उस तरीके की कल्चरल या उस तरीके के आप उसको एजुकेशन बहुत ही अर्ली एज में प्रोवाइड करवा रहे हो तो इसके हाई चांसेस हो जाते हैं कि उनमें वो क्वालिटीज़ इनकलकेट होगी। इसीलिए ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाता है वो हो जाता है रॉन्ग, क्योंकि हम चाहते हैं उन्हें हमारी देखिए इंटीग्रेशन हम भी चाहते हैं एजुकेशन सिस्टम, फॉरेन एजुकेशन सिस्टम एंड इंडियन एजुकेशन सिस्टम, बट विद रिगार्ड टू विद्यांजलि योजना सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अब फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, हम देखते हैं कि क्या हम ऑप्शन के साथ खेल सकेंगे। तो इससे सिर्फ एक ही ऑप्शन एलिमिनेट होता है, C 1 और 2 वाला, ठीक है। अब जो है आ जाता है हमारे पास बचते हैं ऑप्शन A, B एंड D। सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइडेड इन गवर्नमेंट स्कूल्स बाय टेकिंग हेल्प फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर एंड द कम्युनिटी। विद्यांजलि योजना में ये बोला गया था कि हम चाहते हैं कि जिसके पास वेल्थ ऑफ विद्या हो वो अपनी उस वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करे। जब वो वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दैट मीन्स एक पर्सन हु पोजेस दैट नॉलेज दैट एजुकेशन वो पर्सन ट्रांसफ़र कर रहे हैं और कौन से लेवल पर? प्राइमरी लेवल पर, अर्ली एज में। उस लिहाज से सेकंड स्टेटमेंट हो जाता है करेक्ट। नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट इज सेइंग to encourage the voluntary monetary contribution from private individuals and organization so as to improve the infrastructure facilities for primary and secondary schools। देखिए मॉनेटरी से रिलेटेड कोई भी ऐसे टारगेट इस योजना में नहीं रखे गए थे, बस ये योजना में जो टारगेट रखा गया था वो ये था कि जिसके पास भी वेल्थ ऑफ नॉलेज है, वेल्थ ऑफ एजुकेशन है, विद्या है, वो उसे ट्रांसफ़र करे अपने लेवल पर, एक प्राइमरी लेवल पर, ठीक है। तो उसकी वजह से थर्ड स्टेटमेंट भी हो जाता है रॉन्ग। सो हमारा जो आंसर आ जाता है दैट इज A2 ओनली। अब यहाँ से आपको इनपुट क्या लेना है? आपको इनपुट लेना है कि स्कीम्स जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है। फर्स्ट इज कि स्कीम्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब PYQs की हेल्प से हमने ये सीखा कि स्कीम, अगर हम कोई भी स्कीम न्यूज़ में है, करंट अफेयर मैगजीन में है, हम उसे पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ना कैसे है, हाउ टू अप्रोच द स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स।
ठीक है। फर्स्ट आपको देखना है कि फीचर्स क्या है स्कीम के। फीचर्स में मेन, अगर कोई फैंसी टर्म के साथ स्कीम शुरू हुई है तो उस फैंसी टर्म के साथ आप उसके मीनिंग को एसोसिएट कर लीजिए। हाई चांसेस है कि फैंसी नेम वाली स्कीम्स जो हैं वो एग्ज़ाम में आ सकती है। 2 मार्क्स आपके फ्री के बन जाएंगे। आपको करना क्या है, आपको अपना लिस्ट बनाते जाना है। एक तरफ लिखिए स्कीम का नेम और एक तरफ लिखिए कि किससे रिलेटेड है। ठीक है, इतना हो गया। अब सेकंड, अगर हमें ये देखना है कि किसके लिए है, टारगेटेड ऑडियंस कौन है, क्योंकि अगर ऑप्शन बनेंगे वहीं पर चांसेस होते हैं कंफ्यूज करने के। यूपीएससी वहीं पर आपको क्वेश्चन बनाकर देगा। थर्ड, आपको देखना है कि उसका टारगेट क्या है। टारगेट कब कंप्लीट करना है, ईयर के टर्म्स में। मान लीजिए कुछ स्कीम्स हो सकती हैं उनका टारगेट होगा 2024, 2030, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो स्कीम अगर आ जाती है, हमने ट्रेंड देखा है, हम PYQs देखते आए हैं जिसमें हमने देखा है कि क्वेश्चन अगर आएंगे तो एक स्कीम में या तो फीचर से रिलेटेड आएंगे, या तो कौन उसके टारगेटेड ऑडियंस है, कितना एज ग्रुप है या किस पर्टिकुलर के लिए है, या फिर कितना ईयर कंप्लीशन है, और मॉनेटरी टर्म्स में क्या टारगेट रखे हैं। ऐसे आपको अप्रोच करना है। आप अपना एक लिस्ट बनाइए, प्रीलिम से पहले इसको रिवाइज कर लीजिए, स्कीम्स जो हैं कंप्लीटेड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो आंसर इज 2 ओनली। यहाँ पर जो है स्कीम्स के फीचर जो है ये 2016 में आई थी। HRD मिनिस्ट्री ही देगी ना एजुकेशन से रिलेटेड। तो उन्होंने बोला था कि हम यंगस्टर को इनकरेज करना चाहते हैं कि आप आइए और स्कूल्स में पढ़ाइए, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पर आपने बहुत अच्छा नॉलेज है आपके पास, आप जो है बच्चों को ट्रांसफ़र कीजिए उस नॉलेज को। ठीक है, तो ये प्राइमरी लेवल पर 1 to 5 क्लास एंड 6 to 8 क्लास के लिए ये किया गया था। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द यूनियन गवर्नमेंट फिक्स द स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस ऑफ शुगर केन फॉर ईच शुगर सीजन। Second, the sugar and sugar cane they are essential commodities under the Essential Commodities Act। अब देखिए किससे रिलेटेड है ये, शुगर केन से रिलेटेड। अब मुझे आप बताइए कि जो शुगर केन है वो 1 ईयर क्रॉप है या 2 क्रॉप सीजन टाइप की क्रॉप है? वो 1 क्रॉप सीजन टाइप की क्रॉप है ना। अब जब वो 1 क्रॉप सीजन टाइप की क्रॉप है तो उसका जेस्टेशन पीरियड है वो लॉन्ग होता है। जैसे ही वो लॉन्ग होता है तो इसका मतलब है ये ईयर में इसका जो प्रोडक्शन होगा, जो हार्वेस्टिंग होगी, वो एक पर्टिकुलर टाइम पर होगी। अब जब ये एक पर्टिकुलर टाइम पर होगी तो इसका मतलब ये है कि एक ईयर में एक पर्टिकुलर टाइम में शुगर केन की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाने वाली है। शुगर केन जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा होने वाली है। अब मुझे आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि जब सप्लाई ज़्यादा होती है, डिमांड या तो उतना ही है या हल्का सा इंक्रीज़ हुआ है, तो मुझे बताइए प्राइस पर क्या इफेक्ट होगा। जब सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड उतना ही है, तो प्राइस पर क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, अब ये देखिए शुगर केन की सप्लाई 1 ईयर में 1 टाइम होती है, बट शुगर की डिमांड फुल ईयर चलती है। ठीक है, इतना समझा आपने। शुगर केन की सप्लाई एक ही टाइम पर बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन शुगर की डिमांड थ्रू आउट द ईयर उतना ही चलती है। सो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि गवर्नमेंट शुगर केन सप्लाई पे, शुगर डिमांड, शुगर जो मार्केट स्ट्रक्चर है उस पर कंट्रोल करे। अब जब गवर्नमेंट उस पर कंट्रोल करेगी तो वो कंट्रोल कैसे करेगी? वो कंट्रोल करेगी थ्रू एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट एज द नेम सजेस्ट ये 1955 में आया था और इसमें ये बोला गया था कि एसेंशियल कमोडिटीज़ जो हैं उनका ब्लैक मार्केटिंग ना हो, उनका होर्डिंग ना हो, उनका प्राइस स्टेबलाइज रहे मार्केट में। इसीलिए हम नहीं चाहते कि आर्टिफिशियल स्कार्सिटी क्रिएट हो।
इसीलिए एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट लाया गया था। अब क्योंकि शुगर केन और शुगर जिस भी तरीके, शुगर केन सिर्फ एक बार आएगा, शुगर थ्रू आउट द ईयर चाहिए, इसीलिए इसके प्राइस स्टेबलाइजेशन या इसका प्राइस मैकेनिज्म जो है वो कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हाई चांसेस हैं कि फिर ये एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में इंक्लूड की जाएगी। तो हमारा ऑप्शन 2 तो हो जाता है करेक्ट। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट फिक्स द स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस ऑफ शुगर केन फॉर ईच शुगर सीजन। अब मुझे बस आप ये बता दीजिए कि एमएसपी में शुगर केन इंक्लूड होता है या नहीं होता। अब अगर शुगर केन उसमें इंक्लूड होता है तो शुगर केन के लिए एक अलग से प्राइस मैकेनिज्म क्या है, उसका नाम क्या है। अब उसका नाम जो है उसी के अकॉर्डिंग, चलिए मैं बता देती हूँ, उसका नाम है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। अब ये जो फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस जो है, इसको पहले तो इसको अनाउंस कौन करता है और इसको रिकमेंड कौन करता है। जो एफआरपी है इसको CCEA कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर वो इसको अनाउंस करते हैं, बट CACP इसको रिकमेंड करते हैं। उसी के बेसिस पर जो है शुगर मिल्स जो हैं गवर्नमेंट के बिहाफ पर, शुगर मिल्स जो हैं ये प्राइस जो है उनको प्रोवाइड करवाते हैं। सो अब हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, यूनियन गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस क्या होगा शुगर केन का वो डिटरमाइन करते हैं। तो ये तो सिंपल सी स्टेटमेंट थी, हमने एमएसपी किया है तो हम इसको कर सकते हैं। सो 1 और 2 जो है स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है सी। यस, सी बोथ 1 और 2। सो स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस फॉर शुगर ये हर साल आता है और ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर आता है। अब मैं आपको बता दूं कि जीएस का फाउंडेशन कोर्स जो है वो फॉर बैच 2023 एंड 24 के लिए लॉन्च कर रहे हैं, तो जल्दी से आप इनरोल कर लीजिए। मेन फीचर इज़ कि गारंटीड प्रीलिम्स और अश्योर्ड मेंस जो है आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। साथ ही साथ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क्या क्या फीचर्स जो हैं, एनसीईआरटी, डेली आंसर राइटिंग, प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, रिवीजन क्लासेस दी जाती हैं। ठीक है, तो आप जल्दी से इनरोल कर लीजिए। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू माइक्रो इरीगेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सबसे पहले हमारा मेन पॉइंट क्या है, माइक्रो इरीगेशन। क्वेश्चन को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लो, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके मीनिंग निकालो और एसोसिएशन बनाओ ऑप्शंस के साथ, हो गया। सिर्फ और सिर्फ इतना। ये नहीं सोचना हमें आता है नहीं आता है, ये सोचना है हमें करना है और करना कैसे है। ठीक है, बस वो करने की अप्रोच है वो सही करनी है हमें। सो ऑप्शन क्वेश्चन आ जाता है विद रेफरेंस टू माइक्रो इरीगेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट लॉस इट कैन बी रिड्यूस। अब मुझे बताइए, माइक्रो इरीगेशन किया जा रहा है, उसमें माइन्यूट स्मॉल क्वांटिटी में हम इरिगेशन करेंगे, फर्टिलाइज़र देंगे, तो इसके तो मिनिमल चांसेस है कि फर्टिलाइज़र जो है वो वेस्ट होगा। तो जब वो फर्टिलाइज़र जो न्यूट्रिशन वेस्ट नहीं होगा तो इसका मतलब तो वही है ना, उसका लॉस रिड्यूस। ठीक है, ये स्टेटमेंट राइट है। सेकंड, इट इज़ द ओनली, मैंने क्या बोला था, एलिमिनेशन टेक्निक्स, कि जब भी कुछ एक्सट्रीम वर्ड्स आ जाते हैं, लाइक ऐसे आ गया ओनली, ऑलवेज, तो इन पर आपको क्या होना है, डबली श्योर होना है। एंड मोस्ट ऑफ द 90 चांसेस में ये क्या होते हैं, ये इनकरेक्ट होते हैं। 10% इन चांसेस करेक्ट कब होंगे, जब आप जो है इसको लेकर 100% जो है श्योर होंगे, वरना तो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट वर्ड्स जो हैं वो इनकरेक्ट होते हैं। अब इट इज़ द ओनली मीन ऑफ इरीगेशन इन ड्राई लैंड फार्मिंग। अब मुझे बताइए, क्या टेक्नोलॉजी एक बार आती है और वहीं रुक जाती है? टेक्नोलॉजी एक बार आकर कहीं भी नहीं रुकती। टेक्नोलॉजी एक एमर्जिंग टॉपिक है, एक एमर्जिंग वे है, इवॉल्विंग है। सो इसके तो हाई चांसेस है कि ये अकेला एक अकेला मीन्स नहीं होगा कि जिससे हम ड्राई लैंड में फार्मिंग कर सकें। और भी बहुत काफ़ी सारे, ये नहीं हो सकता आज के टाइम पे हो, बट इन्होंने ये भी नहीं बोला एट प्रेजेंट अगर आता तो हम थोड़ा सोचते, बट इसके तो हाई चांसेस है यही एक अकेला तरीका नहीं है।
1000 तरीके आ सकते हैं, 1000 तरीके होंगे भी। तो इसीलिए इस बेसिस पर सेकंड स्टेटमेंट हम रोंग करते हैं। जब हमने सेकंड स्टेटमेंट को रोंग किया तो हमारे 2 ऑप्शंस तो हो जाते हैं एलिमिनेट। अब हम बचते हैं ए और सी के साथ। थर्ड इज सेइंग इन सम एरियाज ऑफ फार्मिंग रिसीडिंग ऑफ ग्राउंड टेबल कैन बी चेक्ड। अब देखिए माइक्रो इरिगेशन, जो आपके प्लांट की रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप जो है थोड़ा थोड़ा जो है पानी उसमें डाल रहे हो, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग। अब माइक्रो इरिगेशन या ड्रिप इरिगेशन में आप क्या करते हो, आप स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में जो है उसमें वाटर स्प्रिंकल करते हो। इससे अगर ग्राउंड वाटर भी नहीं है तो भी, क्योंकि जो प्लांट है उसको उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको इरिगेशन, उसको वाटर मिल रहा है, तो इससे हम वाटर टेबल जो है उसको भी चेक कर सकते हैं। हम ओवर इरिगेशन नहीं करेंगे, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन नहीं करेंगे। इसीलिए ये स्टेटमेंट हो जाती है राइट। हमारा आंसर आ जाता है सी 1 and 3 ओनली, दैट इज 1 and 3 ओनली। यहाँ पर आपको जो है एक तरीके से इसकी एक्सप्लेनेशन दी है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में PDF फॉर्म में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू।